Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Today we are going to discuss some tips and tricks for the English passages. आपको पता है कि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में और दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं एंड फॉर इम्प्रूविंग द इंग्लिश यू नीड कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3-4 चीज़ बताऊँ, ये 2-3 वीडियो में क्लियर कर दूँ, आपके नंबर पूरे के पूरे सही आएंगे। सो इट्स अ डिस्क्लेमर, अगर आपको ये लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ठीक है। और ये भी मानता हूँ कि जो ये इंग्लिश पैसेज है वो मुझे लगता है कि इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी स्पेशली फॉर द लोकल लैंग्वेज और द हिंदी स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर जो आता है इंग्लिश में आता है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको कहीं ना कहीं एक एज मिलेगी, ठीक है, जो कि शायद आर्किटेक्चर में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट दी डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग के अंदर इंग्लिश का कुछ ऐसा रोल है नहीं, ठीक है। लेकिन चलो, जो लोग पेपर सेट करते हैं वो बेटर पोजीशन पर हैं और वो भी ज़्यादा समझते हैं। दे आर ऑल्सो फॉर योर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। वो आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं पता ये चीज़, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो दैट इट इज़ देर इज़ नो थ्योरी ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू करेक्ट आंसर्स बिकॉज इट इज़ एन आर्ट। आप ये सोचेंगे कि मैथमेटिक का फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूंगा सॉल्व हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ एन आर्ट, मतलब साथ ही प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें इंप्रूव होगी और आपके नंबर तभी आएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं एंड इट इज़ द लास्ट क्रैश कोर्स, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसके जो प्राइसेस हैं काफ़ी कम है। इसमें आपको लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगी मोर देन 50, उसके बाद प्रिंटेड बुकलेट्स हैं। आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आपको डिटेल मिल जाएगी। जिसकी जो फीस है नॉर्मली 15,000 रुपीज़ है, लेकिन फॉर द 20 स्टूडेंट्स इनकी 12,000 नंबर रखी हुई है। उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। सो इट्स अ डील, इट्स एक्चुअली स्टील डील। और आउट ऑफ यहाँ देखा जाए तो 14 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। सो एक दो दिन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 20 स्टूडेंट एनरोल कर लेंगे। द फी विल बी 15,000 रुपीज़। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक नंबर 1 क्या है कि देखो, नाटक के अंदर क्या होने वाला है कि एक क्वेश्चन आपको एक पैसे दिया जाएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4। उसका मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन के अंदर 3 गलत होने वाले हैं, 1 सही होने वाला है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट एंड 3 विल बी द रॉन्ग। सो इसका मतलब क्या है, टू आंसर एनी वन क्वेश्चन यू हैव टू नो या फाइंड ओनली वन स्टेटमेंट या फैक्ट। मतलब आपको एक पता नहीं बाकी सब क्या चीज़ लिखी हुई है, हमें एक सही चाहिए। अगर ये सही है तो उसको हम क्लिक करके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डिपेंड। कभी 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 24 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले ट्रिक है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है, हमें अटेम्प्ट करने ऑल क्वेश्चंस, मतलब पुश और लक। आपको लगता भी है ना कि ये सही नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये आई एम नॉट कन्फर्म, उसको टिक करके आओ, ठीक है। इफ यू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स विल बी करेक्ट। मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं भी आता, आप रैंडमली भी क्लिक करते हो तो आपके 6 नंबर, तो इसमें 6 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। अब 6 को हम कैसे इंप्रूव करेंगे जिससे कि हमारे 12-15 तक जा सके, इसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी छोड़कर मत जाना। कुछ मुझे कमेंट्स आते हैं, बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इतनी वीडियो बता चुका हूँ, देखो ना। सो गो विद दिस मेंटेलिटी की कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवाल हमें टिक करने ही हैं। ट्रिक 2 है कि लीव नथिंग फॉर लेटर। कोई भी चीज़ हमें बात के लिए नहीं छोड़नी है। मतलब ऐसा है कि आपने एक पैसेज पढ़ा, उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, और आपको लगता है क्वेश्चन ठीक कर लूंगी, लेकिन इट विल नीड टाइम, तो हम वो काम नहीं करना है। डोंट लीव नथिंग फॉर द लेटर, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सपोज देयर इज वन पैसेज विद 4 क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया गया है, उसके 4 क्वेश्चन है जो नॉर्मली नाटा में पूछे जाते हैं। एक पैसेज को पढ़ने में आपको 4 मिनट लगे, और हम मान लेते हैं कि जो 4 क्वेश्चन थे खत्म करने के लिए 30 सेकंड और लगे, तो उसका मतलब क्या है कि टोटल आपने 8 मिनट इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। इसका मतलब क्या है, आप क्या सोचोगे कि एक काम करता हूं, अभी के लिए छोड़ देता हूं, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर फिनिशिंग द पेपर। और जब ये मेंटलिटी लेकर चलते हो तो यहां से ही प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमें वापस आना है और हमने कुछ क्वेश्चन एक रिव्यू के लिए डाले हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इट विल क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर माइंड। आपको माइंड में चलता रहेगा, नहीं जल्दी कवर करना है, जल्दी करना है, और ये पूरा का पूरा गेम आपके एटीट्यूड के ऊपर है।
जो एग्जाम होने वाला है इट इज बेस्ड ऑन द एटीट्यूड, रिडल्स, पजल्स, ये सब चीजें आएंगी, इसके अंदर आपको माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, इस पर लोड नहीं देना एक्स्ट्रा, ठीक है। सो आपको इस यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज नाउ ऑक्यूपाइड, आपको ये लगता रहेगा हमें वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चलो ठीक है आपने भी मैनेज भी कर लिया कि वापस आना भी है, लेकिन आपको क्या लगता है जब वापस आओगे तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा रीडिंग करने में उस पैसेज को, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना अपने को, जो पहले 4 मिनट लगे थे लेट्स से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन टाइम तो अभी भी लगेगा, और जो आपको उस टाइम पर याद था वो तो बिल्कुल भी भूल चुके होगे, है ना। सो व्हेन यू कम बैक आफ्टर फिनिशिंग द पेपर, द पैसेज वोंट बी इन योर मेमोरी, द मोमेंटम और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज इज लॉस्ट और पार्शली इवेपोरेटेड, आपको फिर से करने के लिए फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 3 की है कि वेरीफाई एवरी ऑप्शन। कभी कभी ये चीज मैंने देखी है, बच्चों को मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनको एक लाइन दिख जाती है, उसको क्लिक करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन हमें स्कोर भी तो करना है। हम लोग चाहेंगे कि जो हम क्लिक कर रहे हैं एटलीस्ट वो सही हो, सही 100% ना भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करने से पहले एक बार पैसेज में जाकर चेक कर लो, क्योंकि आप चेक करोगे तो उसमें आपको 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आपके नंबर डायरेक्टली इंप्रूव करा देगा, ठीक है। सो वेरीफाई एवरी ऑप्शन, वन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आंसर are set in such a way that the moment you read option A, immediately your mind think it must be the right answer, ऐसा लगता है कि हमें ये ऑप्शन सही है, जहां पर हम लगते हैं एंड यू टिक इट विदाउट एक्चुअली गोइंग बैक टू द पैसेज टू कंफर्म, ये वेरीफाई नहीं करते हैं, यहाँ से बिग प्रॉब्लम हो जाती है, इट्स अ बिग मिस्टेक, नहीं करना है, ठीक है। कब होता क्यों ऐसा, बिकॉज व्हेन वी आर स्ट्रेस एंड द हैसल समटाइम योर आई सी वन थिंग बट योर माइंड रीड समथिंग एल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग समझते कुछ और देखते कुछ और है। तो ट्रिक नंबर 3 क्या बोलती है कि आपने जो भी क्लिक करने वाले हो उसको जाकर आप पहले चेक करो कि वो चीज सही है या नहीं है, वेरीफाई कर लो, ठीक है। फिर एक आती है हाउ टू रीड दी पैसेज, लाइक कुछ सारी टेक्निक हो सकती हैं, टेक्निक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो मेजरली 2 टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। पहली टेक्निक बोलती है कि आप पहले पैसेज को पढ़ते हो फिर आप क्वेश्चन पर जंप करते हो, लाइक मैंने एक पूरा पैसेज पढ़ा उसको फिर मैंने देखा क्वेश्चन चेक करता हूँ। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये बोली जाती है कि पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर हम पैसेज को पढ़ते हैं। रिकमेंडेशन लोग ये करते हैं लेकिन इसको ज्यादा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसको समझो इस तरह से, लेट्स से दिस आर द पैसेजेस। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले पूरा पैसेज को रीड करूं, उसके बाद समझने की कोशिश करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है। ये नाटक लास्ट ईयर का फर्स्ट टाइम। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन पढ़े जिससे कि मुझे थोड़ा आइडिया लग चुका है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक के ऊपर है। फॉर एग्जांपल द वाइड स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड, तो मुझे पता चला कि इंसेक्टिसाइड के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। मुझे पता चला द पैसेज एम्फसाइज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देन वी कैन गो फॉर द पैसेज। इसका भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, दीज आर टेक्निक्स। तो पहले ट्राई कर लेना घर बैठ के एक बार, ऐसा मत करना कि जाके डायरेक्टली एग्जाम में जाकर वहां पर लड़ाई करना स्टार्ट कर दो फिर बोलो सर नंबर कम आए, ठीक है। इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सिर्फ ये बताने का कौन सी टेक्निक आपके लिए सूटेबल है वो चीज देखो। मेरी पर्सनल टेक्निक क्या होती है, इन दोनों का मिक्स है। मैं क्या करता हूँ, जब कोई पैसेज आता है तो स्टार्टिंग करता हूँ पैसेज से, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ता हूँ उसको मैं, लाइक उसको एक बार जल्दी कवर अप कर लूंगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है, कैसे बारे में बात चल रही है। जैसे मेरे को चलता है कि अच्छा इसके हल्का सा रीड करने के बाद देन आई विल जंप टू द क्वेश्चंस। अब मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो पैसेज है वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, उसका बेसिक थीम क्या है। फिर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि अब मुझे भी पता चल जाता है क्वेश्चन किसके ऊपर आने वाले हैं। उसके बाद मैं फिर पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ता हूँ एंड आई विल मेक अंडरलाइन फॉर इट कि अच्छा ये टॉपिक पर क्वेश्चन आने वाला है। तो दिस इज माई टेक्निक, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए ओपन किया था, फुल लेंथ टेस्ट। जिन लोगों ने नहीं करा है उसको देख लो, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। मुझे फिर मैसेज आते हैं सर कैसे अटेंड करना है, मैं हर चीज को नहीं बता सकता ना, आपको बार बार एक पर्सनल एक बच्चे को थोड़ा नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक होती है विच इज माई फेवरेट, एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपके पास एमसीक्यूज में प्रॉब्लम कहां पर आती है, क्वेश्चन 1 है ऑप्शन 4 है तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको ट्रू फॉल्स के अंदर प्रॉब्लम कम होती है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि ऑप्शन 2 ही है तो ट्रू होगा फॉल्स होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऑप्शन कम कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज फॉर द हैविंग मोर देन वन ऑप्शन। तो एक काम करते हैं ऑप्शन खत्म करते चले जाते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन मेथड। जो लोग इसमें मास्टरी कर लेते हैं उनके पास फिर कोई सा भी एग्जाम, स्पेशली एमसीक्यूज का भी गलत नहीं होता है। एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं कि सारे आपको आंसर आने चाहिए पेपर, एमसीक्यूज इट्स आर्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोई ये नहीं कहेगा आपको कि निकालना है आंसर, नहीं, आपको चूज करना है, आंसर दिया हुआ है ना उसमें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को कैसा कर सकते हैं, देखो इसको समझो कि बी केयरफुल ऑफ एक्सट्रीम एंड द एम्फसाइजिंग वर्ड लाइक ओनली, नेसेसिटी, परमानेंट, टोटली,
completely, 100%, never, है ना, almost, always, these are some very like extreme words हैं. आप ये चीज सोचो, ऐसा क्यों ये देखा गया है कि जहां पर कोई सेंटेंस है, इफ इट इज कैरिंग दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स, ओनली लिखा हुआ है, परमानेंटली लिखा हुआ है, इट इज एक्सट्रीम वर्ड्स, तो ये ज्यादातर ऑप्शन गलत होते हैं. गलत क्यों होते हैं, पहले चीज समझो. पेपर कौन बनाने वाला है, नाटा बनाने वाला है. अब नाटा वाले जो होंगे खुद तो वह लिखेंगे पैसेज को, उसके ऑप्शन फाइना करते हैं. सो नॉर्मली क्या करते हैं, कोई न्यूज़पेपर से, कोई आर्टिकल से कटिंग करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, तो जो पैसेज लिखा गया है ना, वो कोई ना कोई एक समझदार इंसान होगा, ठीक है, मतलब एक स्कॉलर होगा, एक साइंटिस्ट होगा, या फिर एक अच्छा एडिटोरियल होगा, एडिटर होगा. तो जब ऐसे लोग होते हैं, सो दे नेवर टेक एन एक्सट्रीम डिसीजन, और कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे अपना. एक्सट्रीम लोग कौन लेते हैं, लेबर क्लास लोग लेते हैं, मतलब जिनको नहीं पता होता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है. खासकर आपको पॉलिटिकल डिस्कशन में चीज देखने को मिल जाएगी ज्यादातर. कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो वाली गवर्नमेंट अच्छी है, वो वाली गलत है. तो लोग समझदार आदमी जो होंगे वो बोलेंगे कि बैलेंस्ड उनके व्यूज होते हैं, ठीक है. सो ये देखा गया है कि किसी पैसेज के अंदर कोई भी ऐसा एक्सट्रीम सेंटेंस आया हुआ है तो 99% चांसेस वो गलत ही होता है, ठीक है. इन चीज का ध्यान रखना है. अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसी आई हुई है जो थोड़ा सा बैलेंस व्यू ले रही है, वो कहीं ना कहीं सही होती है, ठीक है. जैसे एक और ट्रिक है कि ये भी देखा गया है कि नन ऑफ द अबव, कहीं पर लिखा होता है ना देयर आर 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में ऑप्शन दिया होगा और एक में लिखा होगा नन ऑफ द अबव, कि उसमें कोई सा भी नहीं है. ऐसे ऑप्शन जनरली रॉन्ग होते हैं, मतलब नन ऑफ द अबव के पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं. ये नॉर्मली गलत ही होता है, इसको क्लिक इजीली नहीं करते हैं जब तक आपको 100% श्योर ना हो. सेम थिंग गोज फॉर कि ऑल ऑफ द अबव, अगर कोई ऑप्शन ऐसा आया होगा कि ऊपर के 3 ऑप्शन सही है, वो नॉर्मली करेक्ट होते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज चेक कर लेना, ऐसा देखा गया है. लेकिन अगर आप क्लिक करने वाले हो तो थोड़ा ध्यान रखना. अगर मान लीजिए नन ऑफ द अबव ऑप्शन आया हुआ है एंड यू वांट टू क्लिक इट, तो बी 100% श्योर कि हाँ ऐसा ही है, ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ठीक. एंड ट्रिक 6, इट इज द लास्ट ट्रिक फॉर द कॉम्प्रहेंशन, टाइम मैनेजमेंट इज द की. कभी कभी देखो पैसेज ऐसी चीजें हैं, आप जितना टाइम लगाओगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन समझ में ये देखना पड़ेगा कि जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कि हम 4 नंबर के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हैं 40 नंबर को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. मतलब कभी ऐसा तो नहीं है कि 4 नंबर के लिए तो हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, और जो अच्छे क्वेश्चन है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिनको हमें लगता है हम सोल्व कर सकते हैं, उसमें हमने गलती कर दी. ऐसा भी तो हो सकता है. सो टाइम मैनेजमेंट इज द की. कभी भी ऐसा मत करना. और ऐसे मैंने चीज देखी है बच्चों को मॉक टेस्ट के थ्रू या बच्चों के ऑब्जर्वेशन, कि कुछ टॉपिक बहुत डिफरेंट होते हैं और जो डिफिकल्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे थोड़ा सा लगेगा, कंफ्यूजिंग सा लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. कोई मान लीजिए कोई फिलोसफी, आप एक साइंस के स्टूडेंट है, आपको एक पैसे दिया गया है फिलोसफी का, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए. तो प्लीज मेक श्योर कि कौन से पैसे में कितना टाइम देना है, उन सबकी प्रैक्टिस कर लेना. मैं हमेशा चीज बोलता हूँ, 1 या 2 वीडियोस में आपके नंबर, आप 2-4 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, टॉपर नहीं बन पाओगे. टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है. सो डोंट गिव टू मच टाइम फॉर द डिफिकल्ट टॉपिक. अब डिफिकल्ट टॉपिक सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं. अब बोलेंगे सर बायोलॉजी का डिफिकल्ट टॉपिक, एक बच्ची है वो बायोलॉजी से पढ़ी हुई है, उसके लिए इजी होगा. लेकिन अगर मान लीजिए हम बायोलॉजी पढ़े ही नहीं है, हमारे टॉपिक डिफिकल्ट हो जाएगा. सो जो फिलोसफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं नॉर्मली, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं है. तो उन टॉपिक में क्या करने वाले, डोंट गिव टू मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर, ठीक है, पैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंटिल द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कूल वेदांत. तो इसको पढ़ के देखो और इसको पढ़ के देखो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा थोड़ा साइंस एंड टेक के ऊपर है. इसको इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ये वाला, लेकिन ये वाला क्या थोड़ा फिलोसफिकल लैंग्वेज यूज की गई है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो अपने क्लिक यहाँ पर भी करना है, आपको टिक सारे करने हैं, लेकिन इसमें टाइम कम देना है. अगर आपको लगता है 3-4 मिनट के अंदर नहीं हो पा रहा है, देन लीव इट, कि इसको हम टाइम नहीं देंगे, जस्ट क्लिक करके चले जाओ, ठीक है. यहाँ पर आप टाइम दे सकते हो क्योंकि ईजी है, आपने साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. जो फैमिली टॉपिक्स होते हैं उनके पैसेजेस को आप टाइम दे सकते हो, ठीक है. और भी देख लेते हैं, जैसे ये है, अब इसको पढ़कर देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापानीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज. ये देखो, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है, एक किसी कंट्री के बारे में इजी लैंग्वेज में लिखा गया है. अब इसको पढ़कर देखो, द कैजुअल हॉरर एंड द रियल डिजास्टर फ्रॉम द न्यूज़पेपर रीडर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी नहीं होगी उनके लिए काफी प्रॉब्लम होगी. सो इट इज लाइक प्राइमा फेसी, हमें ये लग रहा है कि जो ये वाला पैसेज ज्यादा ईजी है, तो हम इस पर ज्यादा टाइम देंगे, इस पर हम टाइम इन्वेस्ट कम करेंगे, ठीक है. सो नॉर्मली अगर मान लीजिए हमें ये पैसेज पढ़ना होगा, ये करना होगा, तो व्हाट विल आई डू, मैं इसको 30 सेकंड के अंदर इसको पूरा पढ़ लूंगा मैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापानीज एबिलिटी टू. इस तरह से पूरा करने के बाद फॉर इंटेंसिव क्लास एंड बट नेवर सीन द
export the nation external marketing and development the fourth sector because they were cheap copies and their own. ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि एक जापान के बारे में बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि जापान ने कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द पैसेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। तो मुझे ओके इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करनी है, स्ट्रेंथ के बारे में। द साइड रोल ऑफ द मेंशन द पैसेज, ओके तो मुझे थोड़ा ये भी देखना है कि कुछ ना गलत बताया होगा किसी को। द TSRs आर होवर्स और हाई स्पीड ट्रेन सिंक्लेयर स्कूटर्स आर सिंबल ऑफ, ओके ये कहीं आए थे बीच में, ये आए थे ना, which all prove the side rule, ओके कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है ये तो समझ में आ गया। द रोल ऑफ द मार्केटिंग एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री। सो दिस इज माय टेक्निक। विद इन 1 मिनट मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, रीड कर लिया, मुझे बेसिक आइडिया हो गया। अब क्या करने वाला हूँ, मैं उसको फिर से पढ़ूंगा। अब मैं वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इसको आपके सामने सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको क्लिक करके जाएंगे, राइट। ठीक है, सो दिस इज माई टेक्निक। आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्काउंटेड रेट है खत्म होने वाले हैं, तो इट इज द 12th of June, इट इज द लास्ट डेट एंड ऑलरेडी वी आर हैविंग ओनली 6 सीट लेफ्ट। तो उन सब चेक करने के बाद आप चाहें तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करने के लिए नंबर दिए गए हैं नीचे, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।